हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस तो बेटा इसमें लिखेंगे हम द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स is equal to NCR, where R is lying between 0 to n closed. Also, ये NCR क्या है? NCR is n factorial upon R factorial into n minus R factorial. ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने क्या बोला है कॉम्बिनेशन के अंदर? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम is NCR, where R is equal to where R is lying between 0 and n closed. अच्छा बेटा, ये एट अ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 2 और 3, उनको पहले नोट कर लेते हैं। NCR किसके बराबर होता है? NC n माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है। ये जान लीजिए, एक्सप्लेनेशन बेटा बाद में मिलेगी। NCX अगर NCY के बराबर है, इसका मतलब या तो x इज इक्वल टू y है, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n है। एंड थर्ड वन इज NCR प्लस NC R माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज पर हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आता है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। उसी के अंदर इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं हम। फिलहाल हमने ये 3 प्रॉपर्टी एज इट इज लिख ली हैं, ठीक है। मे बी आगे जरूरत पड़ जाए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls out of 9 red distinct balls and 6 black distinct balls if at least 1 black ball is there in each selection. Okay, हमको 3 बॉल का सिलेक्शन करना है। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यहां तक तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि भाई बॉल कैसी होनी चाहिए। 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। कहां से सिलेक्ट करनी है? एक लॉट है जिसके अंदर 9 रेड डिस्टिंक्ट बॉल्स पड़ी हुई हैं और 6 ब्लैक डिस्टिंक्ट बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें से अगर हमें r एट अ टाइम उठाने हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे NCR वेज में, ठीक। तो यहां पर भी देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स हमें आउट ऑफ 9 प्लस 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से उठाने हैं, राइट। तो यहां पे R बन जाएगा बेटा 3 एंड N बन जाएगा 9 प्लस 6, ठीक है, 15। तो अगर हम आगे ना बोलें, सिर्फ यहां तक बात करें, बॉल्स तक बात करें, इफ वाली कंडीशन ही नहीं देख रहे, तो जो नंबर ऑफ वेज हैं वो क्या बन जाएंगे? 9 प्लस 6 15, तो 15C3। ओके, ये बन गए। बट अब तो कंडीशन आ गई है, उसने बोला इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज देयर इन ईच सिलेक्शन। अब ये ऐसा कह रहा है कि हर सिलेक्शन में कम से कम एक ब्लैक बॉल तो आनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम वो केस देख लें जिसमें कोई ब्लैक बॉल ही नहीं है ना, तो ब्लैक बॉल नहीं है तो बेटा तुम जो है लॉट से किसको निकाल दोगे?
ये जो 6 ब्लैक बॉल है इनको गायब कर दो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज इन विच नो ब्लैक बॉल इज देयर, कोई ब्लैक बॉल नहीं है, तो यहां पर n जो बन जाएगा बेटा, यहां पे n बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9, और आज भी r तो 3 ही है, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज मुझे दिखेंगे 9c3, ठीक है। 9c3 वेज वो आए हैं जिसके अंदर कोई ब्लैक बॉल नहीं है। बट ऐसा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, कि एटलीस्ट वाली केस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल माइनस नन करके, ठीक है। तो बेटा नाउ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज ये बेटा टोटल है ना, जो हमने ऊपर निकाले हैं, वो नंबर ऑफ वेज टोटल, दैट इज 15c3। तो मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल माइनस नन, टोटल इज 15c3 माइनस नन इज 9c3, ठीक है बच्चे। तो 15c3 को अगर कैलकुलेट करने लग जाओ तो ये हो जाएगा 15, 14, 13 और नीचे आ जाएगा 1, 2, 3, माइनस 9 को कैलकुलेट करने लग जाओ तो 9, 8, 7 अपॉन 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, ओके। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ओके। तो ये हो गया बेटा 5 7 जा 35, 35 इंटू 30, ओके। तो ये आ गया 35 इंटू 13 माइनस 3 7 जा 21, 21 इंटू 4, ओके। तो यहाँ से बेटा 7 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 5, 13 5 जा 65 माइनस यहाँ से 7 कॉमन लिया तो 3 4 जा 12, ओके। तो ये हो गया 55 53, 53 इंटू 7, तो ये आ गया 7 3 जा 21, तो कह रही 7 5 जा 30 37, ओके 371। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन इज वी हैव 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज, हाउ मेनी कमिटी ऑफ 6 पीपल कैन बी फॉर्म्ड without condition if it has no girl, 1 girl, 3 girls and 3 boys and all boys। ये 5 पार्ट 1 बाय 1 करेंगे। कोई कंडीशन नहीं है और हमें कमिटी बनानी है 6 पीपल की। तो बेटा कमिटी के क्वेश्चंस में हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि कमिटी बनाने के लिए हमें पर्संस को सेलेक्ट करना होता है। जहां बात सिलेक्शन की आ गई, जहां पर भी बात सिलेक्शन की आ गई वहां पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्योंकि बच्चे का ये भी दर्द होता है कि सर हमें यही समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, तो कि सर कहाँ परम्यूटेशन यूज करें कहाँ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा, है ना। बट अगर तुम अपने आप को यहाँ कन्विंस कर लोगे कि हाँ भाई जहां मुझे सिलेक्शन दिखेगा, ओके, जहां पर भी मुझे सिलेक्शन होता दिखेगा मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, और जहां पर भी मुझे अरेंजमेंट होता दिखेगा, चीजों को अरेंज अगर करना हो, ठीक है, जहां पर भी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा मेरे, देन मैं वहां पर परम्यूटेशन यूज करूंगा, ठीक है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये एकदम से नहीं आएगा, क्वेश्चंस करने के बाद ही आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा हमें कमिटी बनानी है 6 पीपल को लेकर, जबकि हमारे पास टोटल पीपल कितने अवेलेबल हैं, टोटल कितने पर्सन हैं, 5 गर्ल्स और 10 बॉयज, मतलब टोटल 15 पर्सन हमारे पास हैं यहाँ पर। तो अगर बात कमिटी की करें तो नंबर ऑफ कमिटीज, कमिटी तो एक ही बनानी है, बट कितने तरीके से बनानी है ये है बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने आ जाएंगे निकल के, टोटल जो पर्सन है मतलब 15, 15 में से हमें कितने एट अ टाइम 6 से सेलेक्ट करना, ठीक है। तो 15 से 6 वेज में इतनी डिफरेंट डिफरेंट कमिटी पॉसिबल हैं, ओके।
नाउ अगर कंडीशन ये है कि इफ इट हैज नो गर्ल, कोई गर्ल नहीं है, ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी में आंसर भी देना है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा मैं अभी क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। इट हैज नो गर्ल, नो गर्ल का मतलब है जीरो गर्ल, मतलब हम गर्ल को सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 5, कितनी गर्ल सेलेक्ट करनी चाहिए हमें, हमें 0 गर्ल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे समझते हैं कि कमेटी बनने के लिए, है ना, कमेटी बनने के लिए 0 गर्ल एंड 6 बॉयज, ठीक है। जहां पर ही बेटा बात एंड में एंड की आएगी, एंड की आएगी मतलब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा 0 गर्ल का और 6 बॉयज का। तो सिलेक्शन कितने में से होगा, 0 गर्ल का सिलेक्शन बेटा, टोटल गर्ल्स अवेलेबल है 5, 5C0 इंटू बॉयज कितने हैं 10, तो 10C6 हो गया सिलेक्शन और बन गई कमिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज है, ओके। अब वन गर्ल की बात हो रही है, तो अगर वन गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने में से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है हमें, भाई एक गर्ल को सिलेक्ट करना है 5 में से, तो 5C1 इंटू, अभी बॉयज भी सिलेक्ट होंगे क्योंकि हमें पर्सन चाहिए 6, तो आउट ऑफ 10 वी हैव टू सेलेक्ट 5 बॉयज, क्योंकि 5 प्लस 1 हो गया 6। अब 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज साफ पता लग रहे हैं, दैट इज 5C3 इंटू 10C3, ओके, ये बात सही है। अब को कह रहे हैं ऑल बॉयज, कमेटी के अंदर सारे बॉयज होने चाहिए, ठीक है। तो कमेटी के अंदर सारे बॉयज होने चाहिए, तो नंबर ऑफ बेज, यहाँ पर गर्ल्स की बात ही नहीं हुई है, गर्ल की बात नहीं हुई है तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा गर्ल का, इसका मतलब टोटल 6 पर्सन चाहिए, तो 10C6 बेज में हम, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए बोल रहा था, यूं तो दिखने में 5 और 2 अगर मीनिंग निकालने लगे हम तो सेम ही निकलेगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई गर्ल नहीं है, इसका मतलब सारे बॉयज हैं, यहाँ पर सारे बॉयज हैं, बट जैसा क्वेश्चन में लिखा है उस तरीके से अगर आंसर देंगे तो अंडरस्टैंडिंग ठीक बैठेगी, ओके। चलिए आगे चलते हैं बेटा, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज, इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 13 प्लेयर्स 4 बॉलर्स आर देयर, in how many ways team of 11 players can be formed when 2 bowlers are there? हमें एक टीम बनानी है, ठीक है। क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, 13 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 4 बॉलर्स हैं, बाकी के बैट्समैन होंगे, ठीक है। तो 4 बॉलर्स हैं, मतलब 4 बॉलर्स, तो टोटल 13 है, तो 9 बैट्समैन हो गए, ठीक। अब हमको क्या करना है, हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है जिसमें कम से कम 2 बॉलर्स तो होने ही चाहिए, ठीक। तो बेटा कम से कम 2 होने चाहिए, मतलब 2 से कम बॉलर होंगे ही नहीं, इसका मतलब चलो हमने 2 बॉलर सेलेक्ट किए, ठीक है। अगर 2 बॉलर सेलेक्ट किए तो बैट्समैन कितने उठाने पड़ेंगे हमको, 9 बैट्समैन ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 11 करने हैं हमको, ओके, राइट। अब देखिए बेटा, बॉलर 3 भी हो सकते हैं, उसने तो बोला है ना कम से कम 2 होने चाहिए, तो बॉलर 3 भी हो सकते हैं, अगर कल को 3 बॉलर ले लिए तो बैट्समैन को कम करना पड़ेगा, मतलब 8 बैट्समैन। अगर बॉलर 4 आ गए, 4 भी आ सकते हैं, तो बैट्समैन अब हो गए 7, पर 4 के ऊपर बॉलर नहीं आ सकते क्योंकि बॉलर मैक्सिमम 4 अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर बेटा बात करें नंबर ऑफ वेज की, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम टीम बना सकते हैं, हमें यहाँ पे जॉब कंप्लीट करनी है एट अ टाइम 2, एक तो बॉलर को सेलेक्ट करना है और बैट्समैन को भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने 2 बॉलर सेलेक्ट किया आउट ऑफ 4, तो 4C2 वेज में सिलेक्शन हो गया बॉलर्स का,
और हमें क्या करना है साथ में, 9 बैट्समैन में से 9 बैट्समैन भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनटू क्यों है, क्योंकि दोनों जॉब कंप्लीट करनी है, वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, या मतलब प्लस ऐसा भी हो सकता है कि बॉलर्स आउट ऑफ 4 हम 3 सेलेक्ट कर लें, और आउट ऑफ 9 बैट्समैन हम 8 बैट्समैन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, या द प्लस आउट ऑफ 4 हम 4 बॉलर्स ही सेलेक्ट कर लें, एंड मतलब और हम आउट ऑफ 9 7 बैट्समैन सेलेक्ट कर। ठीक है, तो बेटा ये आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। ठीक है, वैसे 4C2 क्या होता है, 4C2 इज 6 6 into 9C 9 is 1 plus 4C3 is 4 9C8 is 9 plus 4C4 is 1 into 9C7 is 36। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 6 plus 9 4 जा 36 plus 36 into 1 36, तो ये आ गया 36 30 72 72 plus 6 78। तो 78 वेज में हम ये 11 प्लेयर्स की टीम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, a man has 7 relatives in which 4 ladies and 3 gents. His wife also has 7 relatives having 3 ladies and 4 gents. In how many ways they can call 3 gents and 3 ladies at a dinner when 3 relatives from men's and 3 from his wife's side are there? समझ आ गया क्वेश्चन क्या है, कि भाई एक डिनर पार्टी पे मैन और उसकी वाइफ को कुछ रिलेटिव्स को इनवाइट करना है। ठीक है, कंडीशन ये है कि मैन को अपनी साइड से 3 रिलेटिव्स को इनवाइट करना है, और वाइफ को भी अपनी साइड से 3 रिलेटिव्स को इनवाइट करना है ना। और साथ में ये कंडीशन है कि लेडीज भी 3 होनी चाहिए और जेंट्स भी 3 होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो हमने लिखा मैन, मैन के कितने रिलेटिव्स हैं, 7 रिलेटिव्स हैं, उसमें से 4 लेडीज हैं और 3 जेंट्स। ठीक है, वाइफ, वाइफ के भी 7 रिलेटिव्स हैं जिसमें 3 लेडीज हैं और 4 जेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा सिलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैन ने अपनी तरफ से 3 लेडीज को इनवाइट कर दिया। ठीक है, 3 लेडीज को इनवाइट कर दिया और अपनी तरफ से 3 रिलेटिव्स इनवाइट कर दिए, इसका मतलब वो जेंट्स को इनवाइट नहीं कर सकता, मतलब 0 जेंट आएगा। ठीक है, वाइफ, अब उधर से 3 लेडीज इनवाइट हो गई हैं, तो वाइफ 0 लेडी को इनवाइट करेगी और 3 जेंट्स को इनवाइट करेगी। ठीक है, मैन, अब सेकंड केस ऐसा भी बन सकता है, मैन 2 लेडीज इनवाइट करे और 1 जेंट इनवाइट करे, और वाइफ 1 लेडी इनवाइट करे और 2 जेंट्स इनवाइट करे, तो 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3, तो 3 3 अभी भी ठीक है। अब मैन ऐसा कर सकता है कि 1 लेडी इनवाइट करे, 2 जेंट्स इनवाइट करे, और वाइफ ऐसा कर सकती है कि 2 लेडी इनवाइट करे और 1 जेंट इनवाइट करे। ठीक है, अभी भी 3 3 बन रहे हैं। अब मैन ऐसा भी कर सकता है कि 0 लेडी इनवाइट करे और 3 जेंट्स इनवाइट करे, राइट। और वाइफ ऐसा कर सकती है कि 3 लेडीज इनवाइट करे और 0 जेंट इनवाइट करे। ठीक है, तो ये पॉसिबल वेज में ये वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज लिखने बाकी रह गए अभी मेरे, है ना, मैंने अभी नंबर ऑफ वेज लिखे नहीं है, तो नंबर ऑफ वेज लिखने हम जा रहे हैं। देखिए यहां पर कितनी जॉब कंप्लीट कर रहे हैं एट अ टाइम, मैन और उसकी वाइफ 4 जॉब्स कंप्लीट हो रही हैं। मैन 2 जॉब कंप्लीट करता है और वाइफ भी 2 जॉब कंप्लीट करती है। मैन 2 जॉब कैसे कंप्लीट कर रहा है, पहले वही वो लेडीज का सिलेक्शन कर रहा है, उसके बाद वो जेंट्स का सिलेक्शन कर रहा है। इसी तरीके से मैन सॉरी उसकी वाइफ लेडीज का सिलेक्शन कर रही है पहले, फिर जेंट्स का सिलेक्शन कर रही है, तो टोटल 4 जॉब्स हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें
आउट ऑफ 4 मैन 3 लेडीज को इनवाइट कर रहा है, मतलब 4C 3 वेज में उसने इस तरीके से सिलेक्शन किया। फिर साथ बाद में 3 जेंट से उसने 0 जेंट का सिलेक्शन किया। अब उसके बाद में लेडी ने 3 लेडीज, सॉरी उसकी वाइफ ने 3 लेडीज से 0 लेडी का सिलेक्शन किया एंड 4 जेंट्स से 3 जेंट्स का सिलेक्शन किया। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस। फिर प्लस फिर 4C2 वेज में लेडीज आई मैन की तरफ से, 3C1 वेज में जेंट आए, फिर वाइफ की तरफ से 3C1 वेज में लेडी आई और 4C2 वेज में जेंट्स आए। ओके, दूसरा केस भी हो गया। थर्ड केस पर आते हैं। 4C1 वेज में जेंट आए मैन की तरफ से और 3C2 वेज में लेडीज आई, सॉरी 4C1 वेज में लेडी आई जेंट की तरफ, मैन की तरफ से, और 3C2 वेज में जेंट्स आए, ओके, मैन की साइड से, इंटू 3C2 वेज में लेडीज का सिलेक्शन हुआ वाइफ की साइड से, इंटू 4C1 वे में जेंट का सिलेक्शन हुआ वाइफ की साइड से, राइट, प्लस 4C0 वेज में जेंट्स का लेडीज का सिलेक्शन हुआ मैन की साइड से, इंटू 3C3 वेज में जेंट्स का सिलेक्शन हुआ मैन की साइड से, इंटू 3C3 वेज में लेडीज का सिलेक्शन हुआ वाइफ की साइड से, एंड 4C0 वेज में, 4C0 वेज में जेंट्स का सिलेक्शन हुआ वाइफ की साइड से। तो बेटा ये सिलेक्शन हमने कर दिया है, ठीक है। और अगर हम इनका टोटल करने लगे तो 4C3 इज 4, 4 इंटू 3C0 इज 1 प्लस 3C0 इज 1, 4C3 इज 4, प्लस 4C2 is 6, 3C1 is 3, 3C1 is 3, 4C2 is 6, plus 4C1 is 4, 3C2 is 3, 3C2 is 3, 4C1 is 4, plus 4C0 is 1, 3C3 is 1, 3C3 is 1, 4C0 is 1। ओके, तो इसका टोटल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले एक मेथड लिख लेते हैं, स्ट्रिंग एंड गैप मेथड। हेडिंग डालेंगे स्ट्रिंग एंड गैप मेथड। एक्चुअली में हम उस क्वेश्चन में ये देख लेंगे कि स्ट्रिंग एंड गैप मेथड है क्या और किससे कैसे हम इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज number of ways if different colors of rainbow are arranged so that blue and green are never together। कंडीशन ये है कि आप रेनबो के जो डिफरेंट कलर्स हैं मींस विद ग्योर, उसको आप इस तरीके से अरेंज करिए कि ब्लू और ग्रीन साथ में कभी नहीं आए, ठीक। तो चलिए बेटा, पहले तो मैं ये कंडीशन भूल गया। पहले मैंने देखा कि रेनबो में कलर कितने होते हैं, विद ग्योर होता है ना, 7 कलर्स आर देयर, मतलब 7 कलर्स, ओके। तो अगर मैं टोटल वेज की बात करूं विदाउट एनी कंडीशन, टोटल वेज, तो यहां पर बेटा 7 वेज में फर्स्ट को फिल किया जा सकता है, 6 वेज में, फिर 5 में, फिर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, मतलब 7 फैक्टोरियल आ गए, ठीक। 7 फैक्टोरियल वेज में हम उन डिफरेंट कलर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए, कहते हैं कि ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर, तो ये बेटा टोटल वेज आ गए, टोटल वेज है ना, मतलब कहने का ये है कि टोटल वेज का मतलब बेटा ये है कि व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर
प्लस ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर। इसका मतलब बेटा यही तो हुआ, टोटल का मतलब तो यही हुआ ना कि साथ में आ रहे हैं वो केस भी और जब साथ में नहीं आ रहे हैं वो केस भी, मिला के टोटल 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका मतलब मेरे को क्या बोला गया है कि ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर। मतलब कहने का ये है बेटा कि अगर मैं ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर का केस चाहता हूं तो मैं 7 फैक्टोरियल से माइनस कर दूं क्या, ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर, टुगेदर वाला केस, टुगेदर वाला केस माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब बात आएगी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग तो इसको हटाना होगा पहले मेरे को, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड। अब देखेंगे बेटा क्या है स्ट्रिंग मेथड। हमने क्या किया, हमने विबग्योर में इस बी और जी को एक साथ बांध दिया। ठीक है, टाई कर दिया बी और जी को, ब्लू और ग्रीन को एक साथ बांध दिया। तो अगर बेटा एक टोटल यूनिट की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, अब टोटल यूनिट मेरे को 6 दिख रही है, मतलब 6 यूनिट्स, राइट। अगर मैं उन 6 यूनिट को ये कहूं मैं कि मेरे पास 6 यूनिट है और मुझे 6 प्लेसेस पर उनको अरेंज करना है, तो वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल ही होगा, राइट। तो मैं कहूं कि नंबर ऑफ वेज व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर टुगेदर, वो तुम बोलोगे कि 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 6 प्लेसेस है और 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट को 6 प्लेसेस पर अरेंज कर सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल। मगर बच्चा कह रहा है सर अभी भी इसमें कुछ कमी है। इनका क्या कमी है कि सर अगर ब्लू और ग्रीन को आपस में भी अरेंज करें, मींस ब्लू और ग्रीन के पास 2 प्लेस हैं, अगर उन 2 प्लेसेस पर हम ब्लू और ग्रीन को अरेंज करेंगे तब भी ब्लू और ग्रीन साथ में तो रहेंगे। तो इसलिए सर दूसरी जॉब भी कंप्लीट होनी चाहिए और वो होगी 2 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, तो मतलब अब ये एक्चुअल में मेरे को नंबर ऑफ बेस दिख रहे हैं जब ब्लू और ग्रीन साथ में हैं। ठीक है, तो बेटा सही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ब्लू एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर वाला केस हमको मिल गया है। क्या मिल गया है, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल होता है बेटा 6 फैक्टर 720 5040। ठीक है, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल दैट इज 720, 720 मतलब 720 इंटू 2 मतलब 1440। तो बेटा ये आ गया कितना, 3600, राइट। ये क्लियर है, आ गया हमारा आंसर। तो ये था बेटा स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड में क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट हमें साथ में चाहिए होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम टाई कर देते हैं। ठीक है, टाई करने के बाद वो एक यूनिट बन जाती है, बाकी के बचे रिमेनिंग प्लस 1 यूनिट वो अब नई यूनिट्स बन जाती हैं, नंबर ऑफ न्यू न्यू यूनिट्स बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अब बी और जी को हमने टाई कर दिया तो एक यूनिट ये बन गई और बाकी के बचे वी आई वाई ओ आर 5 यूनिट्स, तो टोटल 6 यूनिट्स हो गई। ठीक है, हरी बात समझ में। तो मतलब यहाँ पे 6 यूनिट्स ऐसे ना लिख के 5+1 लिखो तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा, है ना। अच्छा, चलिए तो इस पर बात हो गई। सर आपने गैप मेथड पर बात नहीं की, गैप मेथड क्या है। अच्छा बेटा गैप मेथड में गैप मेथड की बात भी इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, है ना, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड में बेटा गैप मेथड आ जाता है। क्या आ जाता है, गैप मेथड।
गैप मेथड में क्या करेंगे हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे ना कि बी और जी कभी साथ ना आए। ओके, तो हमने ये किया कि वी आई वाई ओ आर इनको लिख के या इनको प्लेस करने के बाद हमने देखा कि इसके बीच में 6 गैप्स जनरेट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 गैप में हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को, ब्लू और ग्रीन को कहीं पर भी प्लेस करते हैं तो क्या वो कभी साथ आ पाएंगे? क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो गैप जनरेट हुए हैं आफ्टर प्लेसिंग these 5 objects, that is V I Y O R, ये गैप के अगर गैप में B और G को प्लेस करता हूं तो क्या ब्लू और ग्रीन साथ में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब मुझे ये वो जगह मिल चुकी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ वेज लिखा हूँ, नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले मैंने किया कि 5 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दिया। 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस से प्लेस करूंगा तो 5 फैक्टोरियल वेज में करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में 6 प्लेसेस मेरे सामने दिख रही है मुझको, तो 6 प्लेसेस में से मैं 2 प्लेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी 2 प्लेसेस मैंने सेलेक्ट कर ली। अब उन 2 प्लेसेस में मैंने किसको बिठा दिया, ब्लू और ग्रीन को। कितने वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में। 2 प्लेस है और 2 ही ऑब्जेक्ट हैं तो 2 फैक्टर बेस में प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बेटा मैं इसको कैलकुलेट करता तो 5 फैक्टोरियल का मतलब बेटा 120। 62 का मतलब है बेटा 62 इज 15, 15 इंटू 2 30। ठीक है, तो इसे मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 इंटू 30 कितना मिलेगा, 3600। ठीक है, तो हमने ये गैप मेथड डिस्कस किया। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।